मानवेंद्र सर फ्रॉम सक्सेस पॉइंट क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में फिगर्स ऑफ स्पीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 4 नंबर में आता है। ठीक है, ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है आपका 4 मार्क्स का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन इंटरमीडिएट कोर्स देयर आर ओनली 7 फिगर्स ऑफ स्पीच। इंटरमीडिएट कोर्स में केवल 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जबकि अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जैसे टीईटी, तो उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच बढ़ जाती है। उसमें कुछ एलिट्रेशन है, पन है, ये फिगर्स ऑफ स्पीच बढ़ जाती है, तो 11-12 हो जाती है। जबकि जो मैं तरीका समझा रहा हूँ बस आप उसको समझेंगे तो सारी चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। और आप तो ये कहते हैं कि भूलने की बात अगर हम करें तो केवल इस जन्म में नहीं, जितने भी जन्म होंगे उनमें भी कभी आप फिगर्स ऑफ स्पीच को नहीं भूल पाएंगे। बस गाइस अटेंशन प्लीज और ध्यान से सुने। इन इंटरमीडिएट कोर्स देयर आर ओनली 7 फिगर्स ऑफ स्पीच। इंटरमीडिएट कोर्स में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच है। नंबर 1 पर आता सिमिली। सिमिली का मतलब क्या होता है? उपमा अलंकार। सिमिली मीन्स क्या है? उपमा अलंकार। सिमिली में क्या होगा? तुलना की जाती है और तुलना के लिए शब्द भी दिया जाता है। यानी कि सिमिली का मतलब क्या है? उपमा अलंकार। सिमिली में क्या होगा? कंपैरिजन किया जाएगा। एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर यूज, और तुलना के शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। बात करते हैं मेटाफर की। 2nd नंबर मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? रूपक अलंकार। मेटाफर में क्या है? तुलना तो की जाती है लेकिन तुलना का शब्द नहीं दिया जाता। इसमें क्या होगा? कंपैरिजन तो किया जाएगा बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। की बात करते जी। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण अलंकार। इसमें क्या होगा? किसी अदृश्य वस्तु या विचार को, अदृश्य वस्तु या विचार को पर्सन के समान सजीव मान लिया जाएगा। पर्सोनिफिकेशन में किसी अदृश्य वस्तु या विचार को पर्सन के समान सजीव मान लिया जाएगा। इसमें आप ट्रिक लगा सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन पर्सन, क्या जी? पर्सोनिफिकेशन पर्सन, पर्सोनिफिकेशन पर्सन, यानी कि किसी अदृश्य वस्तु या विचार को पर्सन के समान सजीव मान लिया जाए, उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल जैसे लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। अब अंधा प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? फीलिंग है, अदृश्य विचार है। और अंधा कौन होता? सजीव होता। लेकिन हम कहते भाई प्यार अंधा होता है, तो प्यार अंधा नहीं होता। अंधा तो कोई सजीव इंसान होता, व्यक्ति होता। इसलिए कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच होगी? पर्सोनिफिकेशन होगी। आ लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते। पैर किसके होते? सजीव के। और झूठ क्या है? एक थॉट है। तो इसलिए हम यहाँ पर भी फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी बनेगी? पर्सोनिफिकेशन बनेगी। आगे हम उनको डिस्क्राइब करेंगे, एग्जांपल्स देंगे, डेफिनेशन देंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं। नेक्स्ट है अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी का मतलब होता है संबोधन अलंकार। अपस्ट्रॉफी मीन्स संबोधन अलंकार। इसमें क्या होगा? निर्जीव अदृश्य वस्तु या विचार को मृत प्राणी ओ के साथ में पुकारा जाता है। क्या किया जाता? पुकारा जाता है। ओ सुन रहा है ना तू? पुकारा जाता। क्या आप कहते? ओ राजा कोने में आजा, मतलब तो ओ राजा, आपने कहा ओ राजा। अरे हंसने की बात नहीं है, अपस्ट्रॉफी है। क्या है? ओ मेरी रानी मैं तेरा राजा, मतलब अपस्ट्रॉफी है। क्या है? नहीं, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाफिंग। अपस्ट्रॉफी समझा रहा हूँ, अपस्ट्रॉफी समझा रहा हूँ। पुकारा जा रहा, जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ओ किंग, हे राजन, बोलते ना ओ डेथ, हे मृत्यु, तुम इतनी निर्दयी क्यों? तुम इतनी दुष्ट क्यों? तो आप यहाँ मृत्यु को पुकार रहे, क्या कर रहे हो? ऐसे मैं कहता हूँ ओ पिंकी, ठीक है। हाँ आगे। नहीं तो हाइपरबोले क्या है? हाइपरबोले का मतलब है अतिशयोक्ति अलंकार। इसका हाइपरबोले नाम ही अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि हाई प्लस फाई। बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ा करके कहना हाइपरबोले। बात को बहुत अधिक बड़ा चढ़ा करके कहना हाइपरबोले अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके कई एग्जांपल्स मैं आपको समझा चुका हूँ। आपको जैसे एक में ऐड आता टीवी पर स्वीट स्लिम बेल्ट का, टू रिड्यूस वेट। उसमें वो क्या कहता? यदि आप अपने मोटे थुलथुले पेट से परेशान हैं तो अभी स्वीट स्लिम बेल्ट खरीदिए। किसके लिए? अपने वेट को, अपने मटके को कम करने के लिए, टू रिड्यूस योर वेट। ठीक है ना? हाँ जी, क्या है? अरे तू ट्रेन से नहीं देखा यार, पढ़ाने दो आएगा। तो हाइपरबोले समझ में आ गया। अतिशयोक्ति अलंकार, जैसे अभी मैं कहूँ कि कई बार टीचर्स जब आपको बहुत समझाते और कई बार नाराज होकर के गुस्से में कहते आई हैव टॉट दिस थिंग हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं तुम्हें ये बात 100 बार बता चुका हूँ। अरे बेवकूफ़, 100 बार कोई नहीं बताता। अभी 2 बार टीचर बताएगा, 3 बार बताएगा, अगली बार कहेगा तुम बिल्कुल लुल्लो ढक्कन चले जाओ। मेरी समझ है? लेकिन बोलते क्या है? हाइपरबोले एग्जाम्पल है। कैसा है? ऐसी हाइपरबोलिक चीज़ें आजकल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आगे हम और चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। कौन सा? ऑक्सीमोरन। ट्रिक लगाओ, ओ से अपोजिट। ऑक्सीमोरन, ओ
ऑक्सीमोरन ओ, और ओ से अपोजिट, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही सेंटेंस में अपोजिट वर्ड दिए हों उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरन। ओ फॉर अपोजिट, तो यहाँ ओ फॉर ऑरेंज नहीं, ओ से अपोजिट है। मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया, सी इज रेगुलरली इरेगुलर। भाई क्या है, रेगुलरली इरेगुलर है, तो रेगुलर और इरेगुलर एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, ठीक है जी। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन। इट इज ओपन सीक्रेट, दिस इज ओपन सीक्रेट, यह तो खुला रहस्य है। अरे बेवकूफ, जब खुल गया तो रहस्य कहाँ, तो ओपन सीक्रेट एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। नेक्स्ट लास्ट आता है ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया का मतलब होता है ध्वनि सूचक अलंकार। कौन सा, ध्वनि सूचक अलंकार, जिसमें साउंड आ जाए। जैसे यस्टरडे आई वेंट टू नारायण बाग एंड वी डिड सम एक्टिविटी विद द स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करते सिमिली, किसकी, सो डू नॉट लुक एट द सीट एंड लुक एट मी, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। सिमिली में क्या है, अ सिमिली एक्सप्रेसेस कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट और इवेंट। सिमिली में दो भिन्न समुदाय की वस्तुओं के समान गुणों की तुलना की जाती है। आगे यूजुअली द कंपेरिजन, द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर यूज, और सामान्यतः तुलना के शब्द भी दिए जाते। कैसे, बाय यूजिंग लाइक, एज, सच एज, जस्ट एज, सो एज। तो ये तो हुई सिमिली की डेफिनेशन। सिमिली में तुलना की जाएगी और तुलना के लिए शब्द भी दिया रहेगा। एग्जाम्पल, राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज अ लॉयन। राणा प्रताप इतने बहादुर थे जितना कि शेर। तो यहाँ राणा प्रताप की तुलना हमने किससे की, लॉयन से की। और यहाँ तुलना का वर्ड, कंपेरिजन वर्ड क्या दिया, एज एज दिया। तो कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच होगी, सिमिली होगी। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो तो कभी गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल, द लेक वॉज एज क्लियर एज क्रिस्टल। लेक इतनी क्लियर थी जितनी की क्रिस्टल। तो लेक की तुलना किससे की गई, क्रिस्टल से। और कंपैरिजन वर्ड क्या दिया, एज दिया जी, क्या दिया, तो यहाँ पर भी सिमिली हो गई। नेक्स्ट, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं आई वंडर्ड में घूमा, लोनली अकेला, एज क्लाउड बादल की तरह। तो मेरी तुलना किससे कर दी, क्लाउड से। और कंपैरिजन वर्ड क्या है, एज है। तो सिमिली हुई कि नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पर भी सिमिली। और मैं घूमा कैसे, लोनली, तेरे बिन मैं लोनली लोनली। तो यहाँ पर भी फिगर्स ऑफ स्पीच बनती है सिमिली, ठीक है। नेक्स्ट, सी हैंग्स, वह लटकती है, लाइक आ स्टार, किसकी तरह, स्टार की तरह, इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, हमारे गीतों की बूंदों में वह तारे की तरह लटकती है। भाई यहाँ पर लाइक आ स्टार आ गया, सिमिली हो गई। कौन सी हो गई, माई लव इज लाइक अ रेड रोज। मेरा जो प्यार है वो किसकी तरह है, गुलाब की तरह लाल है, मजेदार है। ही इज एज फर्म एज रॉक, वह इतना दृढ़ है जितना कि चट्टान। तो उसकी तुलना हमने किससे क्या दी, रॉक से। और तुलना का शब्द क्या दिया, एज एज। नेक्स्ट, सी वॉज शिफ्ट एज द विंड, वह हवा की तरह, शिफ्ट कैसी थी, तेज थी, शिफ्ट थी। सी वॉज शिफ्ट एज द विंड, वह हवा की तरह शिफ्ट तेज थी। तो यहाँ पर एज आ गया, सिमिली हो गया। ओके, तो सिमिली में गाइस कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट, कोई दिक्कत, आपत्ति, विपत्ति, चिंता, परेशानी, घबराहट, जी में चलाना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो अब देखो सिमिली में आपने एक चीज को नोटिस किया होगा। सिमिली में आपने किस चीज को नोटिस किया कि इसमें पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस ज्यादातर यूज हो रहे हैं। जैसे मैं कहूं, आई एम एज स्मार्ट एज सलमान खान, सिमिली है जी। आप उसमें दिमाग मत लगाओ, मैं स्मार्ट तो उतना हूँ ही। तो यहाँ पर भी सिमिली हुई, क्या है, मैं कहूँ यू आर एज ब्यूटीफुल एज करीना, तुम इतनी सुंदर हो जितनी की करीना। कोई भी एक एक्टर ले सकते हैं, समझ ना। तो ये क्या होगा, सिमिली हुई। मतलब कोई भी एग्जाम्पल फ्रेम किया जा सकता। आई एम एज ब्रेव एज खली, मैं इतना बहादुर हूँ जितना कि खली, सिमिली हुई। क्या हुई, कोई भी एग्जाम्पल आप फ्रेम कर सकते हो, जो आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो सिमिली में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई आपत्ति, विपत्ति, चिंता, घबराहट, पति पत्ती, आंखें लाल नीली पीली होने, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम बात करते हैं मेटाफर, किसकी बात करते हैं, मेटाफर किसकी। इन मेटाफर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज्ड। मेटाफर में क्या है, इन मेटाफर, फिर से सुन लो भाई, ये सुन रहा है ना। इन मेटाफर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज। मेटाफर में दो चीजों की तुलना तो की जाती है लेकिन तुलना का शब्द नहीं दिया जाता, उसको हम क्या कहेंगे, मेटाफर। क्लियर जी। इन मेटाफर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज। तुम लोग कहते याद नहीं होती, देखो मुझे याद है, तुम्हें भी हो सकती है, पढ़ना पड़ेगा जी, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल देख लेते। एग्जाम्पल में क्या लिखा,
द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो ऊंट की तुलना हमने किससे की? शिप ऑफ डेजर्ट से, रेगिस्तान के जहाज से, और तुलना का कोई शब्द भी नहीं दिया। दैट्स वाई मेटाफर, इसलिए मेटाफर आप ऐसे टटो टटो के पता कर सकते हो, मतलब इतना क्लियर है। बस चीज़ों को एक बार अच्छे से समझिए, फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हम समझते नहीं हैं उस लेवल पर, इसलिए हमें कन्फ्यूजन रहती है। क्या दिक्कत है? तुलना की गई, तुलना का कोई शब्द नहीं दिया, मेटाफर होगा। दूसरी बात, एक और रिमेंबर दिस पॉइंट, इस पॉइंट को जरूर याद रखें। इसमें जब हम जिस चीज़ से तुलना करते उसको ही वह मान लेते, ये बात पल्ले पड़ी। जैसे मैंने कहा ऊँट यहाँ, जहाज रेगिस्तान का, तो ऊँट को ही हमने रेगिस्तान का जहाज कह दिया, किसी दूसरी चीज़ को नहीं। और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं, इसका लॉजिक पता है? जैसे जहाज समुद्र को पार करता है, पानी में चलता है, वैसे ऊँट रेगिस्तान में पार करता है, रेगिस्तान को करता है, इसलिए ऊँट को हम रेगिस्तान का क्या कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड। फायर ऑफ पैशन यानी कि तीव्र इच्छा, फायर ऑफ पैशन का मतलब क्या है? तीव्र इच्छा। मेड हिम ब्लाइंड, उसे अंधा बना दिया, तीव्र इच्छा ने उसे अंधा बना दिया। तो फायर ऑफ पैशन की तुलना ब्लाइंड से की गई और कंपैरिजन का कोई वर्ड नहीं दिया, तो कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच होगी? मेटाफर होगी। क्या होगी जी? मेटाफर होगी। और किसी दूसरी चीज को ने अंधा नहीं बनाया, उसकी तीव्र इच्छा ने उसे अंधा बना दिया। कई बार तीव्र इच्छाएं क्या, जैसे आपने कहा हेट तीव्र इच्छा है, आपका एंगर तीव्र इच्छा है, लव तीव्र इच्छा है, तब तो बाप इतना हमें समझाता बेटा इन चक्करों में मत पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कंसंट्रेट करो, लेकिन अपन नहीं मानते। और ये क्या तीव्र इच्छाएं जो हमें उसको ढकेल देती हैं और हमें बर्बादी के रास्ते पर छोड़ देती। मैंने आपको कई बार बताया होगा, पिछली क्लासेज में मैंने बताया, जो प्यार वर्ड है वो अपने आप में अधूरा है जी। इसलिए जब आप प्यार लिखते तो आधा पा लिखते। वो कहता कि आई एम अधूरा, वो कहता आई एम इनकम्प्लीट। हाँ, प्यार जो वर्ड है वो अपने आप में क्या है? इनकम्प्लीट है। और आप मुझे बताओ, प्यार तो भगवान श्री कृष्ण का पूरा नहीं होगा तो तुम किस खेत की मूल्य हो? तुम्हारा तो कभी होने ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चलेगा। अब देखो, इसी वजह से तो उन्होंने राधा जी से शादी नहीं कर पाई, फिर उन्होंने रुक्मणी के साथ सेटिंग कर, मतलब और वहाँ शादी हो गई। लेकिन आपको पता होगा उनके जो रुक्मणी का जो भाई था वो अगेंस्ट था शादी के, वो शादी भगवान श्री कृष्ण से कराना नहीं चाह रहा था, और उसके माता पिता चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण से शादी हो जाए, क्योंकि भगवान तो भगवान है। लेकिन वो उसका भाई उसके फेवर में नहीं था, भगवान श्री कृष्ण ने कर लिया, वो बात एक अलग है। जितने भी जिन लोगों ने प्यार किया सारे के सारे लोग बर्बाद हो गए, उनको मरना पड़ा। चाहे बात करो लैला मजनू, रोमियो जूलियट, सबके सब बर्बाद हुए। किसी को किसी राजा ने दीवार में चुनवा दिया, किसी को लटका दिया, किसी को मरवा दिया। इसलिए फालतू की बकवास पर ध्यान नहीं देकर केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, उसी से आपका उद्धार होगा, बाकी किसी चीज़ से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी। हाँ, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा, माई सन इज द स्टार ऑफ माई फैमिली। मेरा बेटा मेरे परिवार का तारा है। अब मैंने माई सन की कंपैरिजन किससे कर दी? तारे से कर दी। और यहाँ देखना, बेटा यहाँ, तारा वहाँ, और कंपैरिजन हो रहा, और कंपैरिजन का कोई वर्ड भी नहीं दिया, तो कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच हो गई? और दूसरी बात, तारा कोई और चीज़ नहीं है, बेटा ही मेरा तारा है। समझ आए ना? आप अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे पिताजी भी कहेंगे मेरा बेटा मेरे परिवार का तारा है, नहीं तो फिर ढक्कन कहेंगे। आगे जी देखें, लाला लाजपत राय वॉज द लॉयन ऑफ पंजाब। लाला लाजपत राय क्या थे? पंजाब के शेर थे। लाला लाजपत राय वॉज द लॉयन ऑफ पंजाब। अब लाला लाजपत राय की तुलना हमने लॉयन से की, पंजाब के शेर से की, और कंपैरिजन वर्ड नहीं दिया, तो मेटाफर हो गया। नेक्स्ट, इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यह तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। तो तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर यही है क्या कि जो तुम क्लास चल रही है, पढ़ रहे हो, यही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इस चीज़ की तुलना हमने गोल्डन अपॉर्चुनिटी से की, कंपैरिजन वर्ड नहीं दिया, मेटाफर हो गया। ठीक है, और इसी चीज़ को हमने गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। जीवन क्या है? चलती छाया है। अब देखो, ये जीवन है मेरा, अब देखो ये मेरी छाया है, अब मैं चल रहा हूँ, यही तो क्या है? चलती छाया, यही जीवन है। क्या है? लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। जीवन क्या है? चलती छाया। दिख रही ना, ये मेरी छाया पीछे पड़ रही है, हाँ, तो यही छाया। आगे देख देखें, नहीं 3-4 नहीं, एक ही है। ओके ओके, नहीं मैं ही हूँ वो। हाँ, अगला, माई प्रिंसिपल हैज आयरन करेज।
मेरे जो प्रिंसिपल हैं वो आयरन के समान क्या हैं, दृढ़ हैं। तो प्रिंसिपल की तुलना आयरन करेज से कर दी गई। अगला लिखा हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। आर्मर का मतलब होता है कवच, हिज ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट थॉट ईमानदारी का विचार, ईमानदारी का विचार ही उसका कवच है, यानी कि उसका कवच कोई दूसरी चीज नहीं है, ईमानदारी का विचार ही उसका कवच है। और उस कवच की तुलना हमने ऑनेस्ट थॉट से की, कंपैरिजन वर्ड नहीं दिया, ठीक है। तो ईमानदारी का विचार ही उसका कवच है। जैसे अब हम लोग हैं, हम लोगों के पास क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ नॉलेज है। तो नॉलेज ही हमारा वेपन है, नॉलेज ही हमारा हथियार है, जहाँ जाएंगे वहीं अपना सिस्टम जम जाएगा। नेक्स्ट लिखा था न्यूज वॉज अ डैगर टू माई हेड। न्यूज क्या कर गई, डैगर टू माई हेड, खंजर का काम कर गई। न्यूज खबर, डैगर का मतलब खंजर, और हर्ट तो यहाँ किसी व्यक्ति को मारने के लिए आपने क्या किया, किसी हथियार की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी सुनने में आता है किसी के घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई मर आ गया, कोई दुखद घटना घट गई, और इसलिए लोग कहते हैं कि बूढ़े बुजुर्गों को डायरेक्ट घटना मत बताओ। लोग आराम से आते हैं और कुछ कह देते कि अभी आ रहा है या कुछ भी, और कोई आया बिल्कुल मूर्ख आदमी, उसने कह दिया वो तो चलिए गए, लुढ़क गए। अब समझ आए ना, अब पता चले कि वो दादी माँ भी लुढ़क गए, तो मतलब क्या होगा, किसी हथियार से मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप चले गए। तो न्यूज ने ही खंजर का काम कर दिया। लास्ट एग्जाम्पल है होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड। आशा, होप मीन्स आशा, और पुअर मैन ब्रेड्स गरीबों की रोटी है। होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड, आशा गरीबों की रोटी है। तो होप की कंपैरिजन किससे कर दी, हाँ, गरीबों की रोटी से कर दी। वो कंपैरिजन वर्ड भी नहीं दिया। तो फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी हुई, मेटाफर हुई। क्या हुई भैया, मेटाफर हुई, ठीक है। आशा गरीबों की रोटी, ये बात बिल्कुल सच है। गरीबों के पास एक ही चीज़ है, वो है आशा। उन्हें आशा है चलो कोई बात नहीं, कल काम मिलेगा, 500 मिलेंगे, आगे का सिस्टम बनेगा। इसीलिए तो लोग कहते हैं आशा से आसमान टिका है, कहते कि नहीं कहते। आपको आशा है, क्या आशा है कि सक्सेस पॉइंट में पढ़ के आपका करियर ब्राइट होगा, आप आगे बढ़ेंगे। आपको आशा है कि आप एक दिन गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करेंगे। आपको ये आशा है कि आप एक दिन बहुत ही सक्सेसफुल इंसान होंगे। इस आशाओं के साथ ही हम जिंदगी गुजार देते हैं। जिनकी आशा मर गई है, जिनकी आशा, तो फिर उस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर चाहत है, डिजायर है किसी काम को करने की, किसी काम को सीखने की, तब तक ही हम चीज़ों को सीख सकते हैं। अदरवाइज उस व्यक्ति को की लाइफ बर्बाद है। तो हमने ये दो चीज़ें समझ ली। सिमिली और मेटाफर में एक बार डिफरेंस समझते हैं। सिमिली में क्या है, अ सिमिली एक्सप्रेसेस कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट और इवेंट्स। यूजुअली द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड बाय यूजिंग लाइक, एज, सच एज, जस्ट एज, सो एज। इसमें क्या होगा, तुलना के शब्द भी दिए रहते। जैसे राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज अ लॉयन। राणा प्रताप इतने बहादुर थे जितना कि आई एम एज स्मार्ट एज यू, मैं इतना स्मार्ट हूँ जितना कि तुम। यू आर एज इंटेलिजेंट एज राम, तुम इतने इंटेलिजेंट हो जितना कि राम। सी इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, वह इतनी सुंदर है जितनी कि गीता, ठीक है जी। तो ये तो मेटाफर में क्या है, उसमें कंपैरिजन होगा और वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन दिए नहीं रहेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला था, माय सन इज द स्टार ऑफ माय फैमिली, द कैमल इज शिप ऑफ द रिजल्ट। नेक्स्ट आते हैं पर्सोनिफिकेशन पर। किस पर, ट्रिक हमने क्या दी, पर्सोनिफिकेशन, पर्सन, पर्सोनिफिकेशन पर्सन, जिसमें अदृश्य वस्तु या विचार को पर्सन के समान कैसा मान लिया जाए, सजीव मान लिया जाए। इसमें एक फंडा दिया, क्या दिया, एक फंडा किसका है, पर्सोनिफिकेशन का फंडा है। नहीं तो दीदी को लगे कि ये तो अंडे का फंडा है, अंडे का फंडा नहीं है, दिस इज अ फंडा ऑफ पर्सोनिफिकेशन है जी। देखिए पर्सोनिफिकेशन में क्या होता, पर्सोनिफिकेशन में वाक्य की शुरुआत, वाक्य की शुरुआत किसी अदृश्य विचार या निर्जीव वस्तु से होती है। पर्सोनिफिकेशन में किसी वाक्य की शुरुआत की निर्जीव वस्तु या अदृश्य वस्तु या विचार से होती है, तथा मोस्टली उस विचार या वस्तु के बाद टेंस प्रेजेंट में होता है। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन में क्या होगा, किसी वाक्य की शुरुआत किसी अदृश्य वस्तु या विचार से होती है और मोस्टली उसके बाद टेंस किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। एक ये भी ट्रिक है चीज़ों को समझने की, पर्सोनिफिकेशन को समझने की। पहला एग्जाम्पल लिखा, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो लव क्या है, एक अदृश्य थॉट है, और अंधा कौन होता, कोई इंसान, कोई सजीव। में आता कोर्ट ऑर्डर आ गए, कोर्ट का आदेश है। अरे भाई कोर्ट थोड़ी आदेश देता है, आदेश तो जज देता है जी, लेकिन हम बोलते ऐसा, यानी कि पर्सोनिफिकेशन बनता है वहाँ भी। इस तरीके की बात जब की जाए तो पर्सोनिफिकेशन। अगला लिखा, एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है।
अब चिंता क्या है, अदृश्य थॉट है, दिखता नहीं है जी, और चेहरे पर बैठी, तो चेहरा तो किसी इंसान का ही होगा, किसी सजीव की बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि ये जैसे मेरा माथा इसमें लिख के आया, आज मिस्टर यादव को इस बात की चिंता है, तो स्क्रीन चल रही है भाई, चिंता देखो, चिंता आ रही, ऐसा थोड़ी है, तो दिखती नहीं है। हाँ, वो बात एक अलग है, तुम्हारा थोबड़ा लटका रहेगा, इससे हमें समझ सकते कि व्यक्ति परेशान है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, वो एक मैटर अलग है। चिंता उसके चेहरे पर। अ लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते, तो झूठ क्या है, एक अदृश्य थॉट है, और पैर किसके होते, सजीवों के, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन हो गया। इसलिए अगर जब हम कभी आपसे पूछे बेटा कल क्यों नहीं आए थे, आपने कहा सर कल आ नहीं पाए थे, पेट दर्द हो रहा था। अब हमें थोड़ी पता कि हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्योंकि झूठ दिखता नहीं है। अगला लिखा, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग, मृत्यु हिज आइसी हैंड्स, अपने बर्फीले हाथ किंग पर, राजा पर फैलाए हुए। अब देखो ये हाथ फैलाने का काम कौन कर सकता, कोई इंसान करता, तो हाथ, मृत्यु अदृश्य है, दिखती तो नहीं है, और हाथ कौन फैलाता, सजीव फैलाता, तो इस तरीके से यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन होगी। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव क्या है, सबसे अच्छा। एक्सपीरियंस क्या है, अदृश्य, किसी का एक्सपीरियंस दिखता तो नहीं है। अब तो मेरा एक्सपीरियंस दिख रहा नहीं, दिख रहा, अब मैं चिल्लाता रहूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009। अब आप लोग मुझे पर्सनली जानते तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई अननोन पर्सनैलिटी हो तो उसको थोड़ी पता है कि 10 साल से पढ़ा रहा हूँ कि 2 साल से ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, लेकिन मेरे जो पढ़ाने का ढंग है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते कि ही इज एक्सपीरियंस होल्डर पर्सनैलिटी। हाँ जी, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। मतलब ये नहीं है कि अध्यापक है, इसका मतलब ये होता है जैसे कोई एक छोटा बच्चा है, बहुत शरारतें करते बच्चे, उनको कहीं खेल रहे हैं, उनको बार बार रोको तो वो साले मानते नहीं हैं, और तुम जितना रोकोगे और खिलखिला के हंसते हो करेंगे, ठीक है। अब मान लो कोई कैंडल जल रही है, कैंडल जल रही है, अब वो बच्चा बार बार उसे छूने की कोशिश कर रहा, पकड़ने की कोशिश कर रहा, और अपन रोकेंगे बेटा मत जा, वहाँ जल जाएगा, लेकिन वो नहीं मानेगा। एक बार कह दो जाओ, और एक बार वो छू लेगा, टच कर लेगा, अब उससे कहना था बेटा जाओ, क्या वो पकड़ के ला ना, तो वो जाएगा नहीं, समझा ना। यानी कि उसको एक्सपीरियंस हो गया, इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक। तुम लोगों को मैं इतना समझाता बेटा फालतू की एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं दो, केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, कंसंट्रेट योर माइंड ऑन स्टडी, बट यू डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई से, आप नहीं समझते। अब एक दिन आपको ये कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई मैटर फंस गया, किसी ने आपका थोबड़ा बिगाड़ दिया, अब आपको समझ में आ जाएगा यार सर सही कह रहे थे, मान जाते तो ठीक है थी, आज ये हालत में नहीं होते, मान जाओ, आज भी वक्त है, ठीक है जी। अगला, आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ एंड वाटर, मैं अर्थ और वाटर की पुत्री हूँ। ये तो एग्जाम्पल बड़ा खतरनाक है, इसमें तो शुरुआत आय से हो रही, अदृश्य थॉट या विचार से कुछ हो ही नहीं रहा। अब इसको ऐसे समझ लो, मैं अर्थ और वाटर की पुत्री, तो अर्थ वाटर है निर्जीव, और पुत्री हो गई उसकी सजीव हो गई, तो बन गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है, अब तुम तो पुत्री हो नहीं सकते हैं, तुम हो गए पुत्रा, ठीक है। हाँ, तो समझ में आ गया भाई। अगला लिखा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, मौका एक बार दरवाजा खटखटाता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, मौका एक बार दरवाजा खटखटा, मौका क्या है, अदृश्य, दरवाजा कौन खटाएगा, कोई सजीव खटखटाएगा, तो खटखटाने का काम तो सजीव के द्वारा होगा, तो कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच होगी, पर्सोनिफिकेशन। अगला लिखा, जेलसी इज ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जेलसी ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या है, अदृश्य, दिखती नहीं है, कौन किससे कितनी कर रहा पता चले, मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को प्रसन्नता और को ईर्ष्या भी हो सकती, लेकिन तुम लोग मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, इसलिए आपके अंदर ये फीलिंग आना इम्पॉसिबल है। जेलसी क्या है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, एक तरीके से राक्षस होता मॉन्स्टर का मतलब, लेकिन हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ईर्ष्या राक्षस है। ईर्ष्या क्या है, जेलसी इज ग्रीन आइड मॉन्स्टर, बहुत बड़ी शत्रु है हमारी, ईर्ष्या हमारी क्या है, शत्रु, और शत्रु कौन होगा जी, कोई इंसान ही होगा आपका शत्रु, दुश्मन कौन होगा आपका। तो इस तरीके से हमने समझा पर्सोनिफिकेशन तक का मामला, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं अपस्ट्रॉफी की।
अपस्ट्रॉफी इन अपस्ट्रॉफी बी एड्रेसेस आर डेड पर्सन। अपस्ट्रॉफी में हम क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं डेड पर्सन और सम लाइफलेस थिंग्स, कुछ निर्जीव वस्तुओं को, और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और अदृश्य विचारों को, एज आ लिविंग पर्सन, सजीव के समान। तो अपस्ट्रॉफी में हम क्या करते हैं, इन अपस्ट्रॉफी बी एड्रेसेस आर डेड पर्सन और सम लाइफलेस थिंग्स और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एज लिविंग पर्सन। एपस्ट्रॉफी में हम क्या करते हैं, लाइफलेस थिंग्स को या फिर डेड पर्सन्स को या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को संबोधित करते हैं। एड्रेस का मतलब क्या, संबोधित करना, बुलाना। क्लियर हो रहा। अब 3 बातें याद रख लो बस। इन अपस्ट्रॉफी बी एड्रेसेस आर डेड पर्सन, अपस्ट्रॉफी में हम डेड पर्सन को एड्रेस करते हैं, और सम लाइफलेस थिंग्स कर लेंगे, थिंग्स को एड्रेस करते हैं, और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और अदृश्य विचारों को एज आ लिविंग पर्सन, सजीव के समान एड्रेस करते हैं। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले इसको देखो, मैं हिंदी में बता दूं। हिंदी में क्या लिखा, संबोधन अलंकार में मृत व्यक्ति निर्जीव वस्तुएं व अदृश्य विचार को संबोधित किया जाता तथा उस व्यक्ति वस्तु व विचार के पश्चात कॉमा या संबोधन चिन्ह या उससे पूर्व ओ का प्रयोग होता है। यानी कि अपस्ट्रॉफी में 3 चीज़ें देख लें, या तो कॉमा का यूज हो सकता, या एक्सक्लामेटरी मार्क का यूज हो सकता है, या फिर ओ के साथ में पुकारा जाता है। इससे पहले आगे और बढ़ने से पहले फंडा देखें। बहुत बार स्टूडेंट कॉमा, जो साइन बना उसको कॉमा बोलेंगे। बहुत बार स्टूडेंट कॉमा या फिर एक्सक्लामेटरी मार्क या फिर ओ को अपस्ट्रॉफी समझ लेते हैं। क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट कॉमा को, एक्सक्लामेटरी मार्क को या ओ को क्या समझ लेते, अपस्ट्रॉफी समझ लेते। पर हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि अपस्ट्रॉफी में पुकारा जाता है। इसलिए अपस्ट्रॉफी में कन्फर्म कर ले कि व्यक्ति को पुकारा गया या फिर नहीं। मोस्टली पुकारे जाने के बाद इस तरीके के शब्द मिलेंगे, दो, दाए, दी। ये मोस्टली वर्ड अपस्ट्रॉफी में ही हो गए। ठीक है, अपस्ट्रॉफी में देखने को मिलते। पहला एग्जाम्पल, ओ डेथ, हे मृत्यु। अब देखो, ओ डेथ, मृत्यु को पुकारा गया, ओ के साथ एक्सक्लामेटरी साइन लगा। हे मृत्यु, वाई आर यू सो क्रूअल, तुम इतनी निर्दयी क्यों हो। ओ सल्यूटेड, हे अकेलेपन, वेयर आर दाय चार्म। तो यहाँ देखो किसको पुकारा गया, किसको, सॉल्यूटेड को, अकेलेपन को। वेयर आर दाय चार्म्स, तुम्हारा चार्म्स कहाँ है, तुम्हारा आकर्षण कहाँ है। तो दाय आ गया, पुकारा गया, एक्सक्लामेटरी साइन आ गया, इसलिए अपस्ट्रॉफी यहाँ बनती। नेक्स्ट है ओ ग्रेव, हे कब्र। तो यहाँ किसको पुकारा गया, कोई निर्जीव चीज है, कब्र, और कब्र को पुकारा गया, एक्सक्लामेटरी साइन। वेयर इज दाय विक्ट्री, तुम्हारी विजय कहाँ है। अपस्ट्रॉफी है, कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता, जी घबराहट तो नहीं रहा। आगे ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, वन हुज स्टेप आई क्लाइम। तो 3 बार पुकारा गया, हे संसार, हे जीवन, हे समय, वन हुज स्टेप आई क्लाइम, जिसकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हुआ हूँ। यानी कि ये कविता थी जिसमें कवि को एहसास हो गया था कि वो मरने वाला है, तो वो कह रहा कि मैं जीवन की उस स्टेज पर आ गया जहाँ पर राम नाम सत्य है। तो यहाँ भी पुकार रहा किसको, हे संसार, हे जीवन और हे समय। तो इन एग्जाम्पल्स में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, अपस्ट्रॉफी समझ में आ रहा। तो इनके सॉल्यूटेड मीन्स होता अकेलापन, हे अकेलेपन, वेयर आर दाय चार्म्स, तुम्हारा आकर्षण। तो ये तो हो गए अपस्ट्रॉफी के एग्जाम्पल्स, हमने अपस्ट्रॉफी को समझ लिया। अब हम बात करेंगे हाइपरबोले। हाइपरबोले नाम से ही पता चलता हाई फाई, जिसमें बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए। जैसे इन हाइपरबोले थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड एज मोर और लेस। हाइपरबोले में क्या होता है, थिंग्स को, चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाता है मोर और लेस, बहुत अधिक बढ़ा के या फिर बहुत अधिक घटा के। और क्या होता है, बेटर और वर्स, या फिर बहुत अच्छा या फिर बहुत बुरा। देन दे रियली आर, जो वे वास्तव में होते हैं उस वास्तविकता से अधिक चीज को बहुत अधिक बढ़ा के या फिर बहुत अधिक घटा के अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो होती है हाइपरबोले। ठीक है जी। अब एग्जांपल देखो, जैसे बिलिंदा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। बिलिंदा मुस्कुराई और पूरा संसार खुश हो गया। अब कोई बिलिंदा नाम की लड़की है, मुस्कुराई, पूरी की पूरी दुनिया हंस पड़ी, पूरी दुनिया खुश हो गई। इट्स इम्पॉसिबल। ये तो बहुत अधिक बात को कैसे कहा गया, बढ़ा के कहा। अभी लॉकडाउन चला, कोरोना और दुनिया भर की बातें, अगर ऐसा होता तो हम तो जाते भाई बिलिंदा को ढूंढते, ये कहाँ है भाई बिलिंदा, उससे कहते मुस्कुरा, पूरी दुनिया मुस्कुरा जाती। यानी कि बात क्या है, बहुत अधिक बढ़ा करके कही गई। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। सी मतलब वह, वेप्ट रोई, ओशियन ऑफ टीयर्स, भाई इतना रोई, सागर भर गया, सागर भर आंसू रोई। अब आपसे कहा जाए कि एक कप भर दो चाय का, तो वो उतना नहीं भर पाओगे आंसुओं से, लेकिन वो तो इतना रोई जिससे सागर भर गया। तो सागर भर आंसू रोई, कैसी बात है, हाइपरबोलिक है, बढ़ा के कहा गया।
नेक्स्ट, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियां बह गईं। ऐसा लोग कभी कभी कहने लगते, बेटा देखो मुझसे पंगा मत लेना, खून की नदियां बहा देंगे जी, समझ आए। अगर आपने कोई ऐसे कहता भाई मुझसे पंगा मत लेना, खून की नदियां बहा देंगे, हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है। कैसी बात कह रहा, हाइपरबोलिक है। कितना भी पहले जब युद्ध हुआ करते थे तो जब राजा महाराजा लड़ते थे सेनाओं की सेनाएं मर जाती नहीं, तो खून तो बहुत बहता था लेकिन नदियां थोड़ी बहती नहीं, लेकिन बात हाइपरबोलिक हो गई। अगला है 10,000 सौ आई एट अ ग्लैंस, 10,000 मतलब 10,000, 100 देखे, एट अ ग्लैंस एक नज़र में 10,000 चीज़ों को, 10,000 लोगों को देखा। अरे बेवकूफ़, तुझे कैसे पता चला कि 10,000 थे, समझ रहे, 10,000 बहुत बड़ी बात होती है। और तू मतलब देखा तो देखा और काउंट भी कर लिया, तो ये इम्पॉसिबल है ना। अभी आप देखते 100 लोग अगर यहाँ क्लास से 100 ही बच्चे निकल जाए तो मोहल्ले वालों को बेचैनी हो जाती, इतने बच्चे पढ़ाते, बहुत सारे बच्चे, 100 200 300 तो होंगे। 50 बच्चे निकलने पर भी बहुत ज़्यादा क्राउड सा लगने लगता है, और इन मोहल्ले वालों को परेशानी इसलिए ज़्यादा हो जाती, बहुत पैसा कमा रहा है। अरे यार इसमें मैं क्या कर सकता, मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो बंदा मेहनत करेगा वो करे। ज़्यादातर मोहल्ले पड़ोस के लोगों को तो इस वजह से टीचर से दिक्कत है कि बहुत पैसा कमा रहा, बहुत बच्चे आते हैं, इनकी आत्मा बहुत दुखती है, तड़पती है, लेकिन कर कुछ नहीं पाते, मिलेंगे और सर बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा, ऊपर से हंस रहा है लेकिन अंदर से तो आग लगी उसके, सच बात। अब ये आग लगने का कारण ये भी हो सकता, अब तुम्हारे खुद के लुल हैं, ढक्कन है, तो उसमें कोई क्या कर सकता। जो हमारा ये फिर रहे कुछ करते धरते नहीं है, ये देखो बाहर से आए ये कर रहा है, अरे तो तुम करो ना, तुम्हारा क्यों दर्द हो रहा है। चलो जी, हाइपरबोलिक बातें हैं जी। आगे जरा देखें, दे बिल्ड द नेशन प्लस डीप, वे क्या करते हैं, नेशन प्लस डीप को बनाते हैं, नेशन के पिलर्स को बनाते हैं, एंड फिट देम टू स्काई, और उनको आकाश में फिट कर देते हैं। आपने नीचे पिलर्स बनाए, आकाश में फिट कर दिए, तो ये बात भाई कोई चीज़ आप नीचे बनाते हैं ऊपर फिट हो जाएगी आकाश में, इम्पॉसिबल है। लेकिन सच में इसका ये मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये है कि जो लोग मेहनती होते, कर्मठ होते हैं, वो क्या करते हैं, राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं और देश की विजय पताका को आसमान में फहरा देते हैं। आप जैसे भारत है, विश्व कप जीत गई, तो उसका जो जीतेगी तो पूरे दुनिया में नाम होगा। तो भारत के जो महान खिलाड़ी होंगे, जो अच्छे खिलाड़ी होंगे, उन्होंने भारत के नाम को पूरे दुनिया में फैला दी। इस किसी चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। आगे लिखा, एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर आर स्टार्स इन द हेवन। इस सेंटेंस को देख करके बच्चों को बड़ी घबराहट होगी, कुछ का तो जी घबराएगा, बोले एज मैनी फेयरवेल, एज सिमिली है, बोले सिमिली नहीं है यहाँ पर, यहाँ समझे, वो तो उनको तो बस एक लॉजिक पढ़ लेते बस पकड़ के, एज सिमिली। आप समझे, सिमिली में जो एग्जाम्पल्स आए थे वो कुछ इस तरीके से थे, यू आर एज हैंडसम एज आई, यानी कि मोस्टली पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस थे। और एज का भी कहीं कहीं यूज होता, तो की तरह, रूप में, इस तरीके से, लाइक, ये वर्ड आ रहे थे। लेकिन यहाँ बात ही अलग है। अब यहाँ एज मैनी फेयरवेल एज देयर आर स्टार्स इन हेवन, इतनी फेयरवेल मीन्स घंटियाँ जितनी की आकाश में तारे। तो ये बात तो भैया हाइपरबोलिक है। कैसे, कितनी हम पूरी दुनिया की घंटियों को कलेक्ट कर लो, 2 4 20 50 100 साल में काउंट हो ही जाएंगे, लेकिन आज तक कोई तारों को काउंट कर सका? तारे तो अनकाउंटेबल। तो आप कैसे ये कह सकते हो कि इतनी घंटियाँ जितनी की आकाश में तारे? समझ रहे ना, इम्पॉसिबल है, बढ़ा के कहा गया। द सी रोज माउंटेन्स हाई, समुद्र की जो लहरें हैं वो माउंटेन से ज़्यादा ऊंची उठी। तो माउंटेन तो बहुत विशाल, बहुत ऊंचा होता, ये भी पॉसिबल नहीं। और जैसे अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें, कितनी ऊंचाई, लगभग 8,800 समथिंग मीटर, कितनी बड़ी बात। या किसी भी माउंटेन की बात करें तो माउंटेन्स की ऊंचाई भी अपने आप में सब बहुत होती। नेक्स्ट लिखा, आई हैव, अगला एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एज, मैंने उसे कब से नहीं देखा, एज से नहीं देखा, मतलब सालों से नहीं जी, युगों से नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एज, मैंने उसे युगों से नहीं देखा। इसका मतलब आप समझ रहे, अरे ढक्कन तू कितने साल का है, तू हजारों वर्ष का है क्या? अगर आप किसी से कहते हो आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एज, इसका मतलब क्या तुम 1,000 वर्ष के हो क्या? एज का मतलब हजारों वर्ष में एक एज होता है, युग होता है। जैसे भी एक चल कलयुग, सतयुग, द्वापर, एक युग की बात कर रहे। तो अगर कोई आप हैं, आपकी एज खुद की 20 साल है, 15 साल है, और आप कहते सर आई हैव नॉट सीन यू फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मैंने तुम्हें 100 वर्ष से नहीं देखा। पगला गया क्या? तू खुद तो 15 साल का और कह रहा मैंने 100 वर्ष से नहीं देखा। तो ये बात हाइपरबोलिक है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब बात करते हैं ऑक्सीमोरन। बी फाइंड द एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स। ऑक्सीमोरन में हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड, दो वर्ड्स के एसोसिएशन को फाइंड करते हैं। और फ्रेज के एसोसिएशन को हैविंग अपोजिट मीनिंग, जिसका क्या होता अपोजिट मीनिंग होता, विलोम शब्द होता। मतलब क्या है, इन ऑक्सीमोरन बी फाइंड द एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेज। इसमें क्या होता, हम दो वर्ड्स के या फिर दो फ्रेजेज के एसोसिएशन मतलब समूह ग्रुप को पाते हैं। इन ऑक्सीमोरन वी फाइंड द एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेज। ऑक्सीमोरन में हम दो वर्ड्स के या दो फ्रेजेज के एसोसिएशन को पाते हैं, समूह को पाते हैं। हैविंग अपोजिट मीनिंग, जिसका मीनिंग कैसा होता, अपोजिट होता, जो अपोजिट मीनिंग देते। जैसे पहला एग्जांपल, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। भाई क्या है, रेगुलरली इरेगुलर है, मतलब रेगुलर तो है लेकिन रेगुलरली इरेगुलर है। जैसे आप लोगों के लिए की बात आती ना, बॉडी इज प्रेजेंट बट माइंड इज एब्सेंट। आप क्लास में तो बैठे हो, दचके हो उस बेंच पर, लेकिन आपका माइंड कहीं और ही घूम रहा है, आपका दिमाग कहीं और, आज तो जाएंगे और तो आप दिमाग कहीं और चला रहे हैं। बॉडी तो आपकी उस पर है, टिकी है बेंच पर, आप देख सकते टटो टटो के बैठे हो, लेकिन माइंड कहीं और चल रहा। तो आप क्या रेगुलरली इरेगुलर हैं जी, क्या है। अगला लिखा हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। उसमें पहले तो HTH कर दो, हैथ है वो एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। इसका मतलब है कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। तो यहाँ पर बताओ कौन से वर्ड ऐसे हैं जिसको, कौन से ऐसे वर्ड हैं जिससे आप ये कह सकते हो यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ हो। तो यहाँ पर नथिंग का अपोजिट क्या है, ऑल। नथिंग का मतलब कुछ नहीं और ऑल का मतलब सब कुछ। तो नथिंग और ऑल एक दूसरे के अपोजिट सेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट, जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल। जेम्स में क्या था, वाइजेस्ट फूल था, बुद्धिमान मूर्ख था। अरे बेवकूफ, जब तू मूर्ख है तो बुद्धिमान नहीं होगा, और बुद्धिमान है तो फिर मूर्ख नहीं हो सकता। तो अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं, वाइजेस्ट और फूल। नेक्स्ट, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। यह क्या है, खुला रहस्य। क्या है, खुला रहस्य। तब जब खुल गया तो रहस्य नहीं, समझा ना। तो ये भी जो सीक्रेट है वो क्लोज के सेंस में यूज हो रहा, इसलिए यहाँ पर कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच बनेगी, ऑक्सीमोरन। ओपन और सीक्रेट एक दूसरे के क्या है। एक मुझे हिंदी में दो लाइनें याद आ रही ऑक्सीमोरन की, कहो तो सुना दे। कुछ बच्चे जो क्या करते हैं कि उनको लगता कि ये भी चीज़ मिल जाए, ये भी चीज़ मिल जाए, तो उसके लिए पता चले कि उन्हें कुछ भी ना मिले। इसलिए आराम से तसल्ली से एक समय में एक काम करो, टेंशन नहीं होगी। ना खुदा ही मिला ना विशाल सनम, ना खुदा ही मिला ना विशाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो यहाँ भाई कहीं ना कहीं का तो रहेगा, ऐसा थोड़ी है ना इधर के ना बोले उधर के, तो कहीं ना कहीं के आप रहेंगे। इसमें भी हिंदी का ये एक लाइन है, हिंदी की लाइन है, ये विरोधाभास अलंकार को बताती है। उसमें भी पूछा जाता है, विरोधाभास अलंकार का एग्जाम्पल है, ना खुदा ही मिला ना विशाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। अरे भाई कहीं का तो रहेगा ही, एक जगह का तो रह जाए। ओनोमोटोपोइया, ओनोमोटोपोइया का मतलब क्या है, ध्वनि अलंकार, ध्वनि सूचक अलंकार। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनोमोटोपोइया। एन ओनोमोटोपोइया कंसिस्ट इन यूजिंग अ वर्ड। ओनोमोटोपोइया में क्या होता है, कंसिस्ट इन यूजिंग अ वर्ड। इसमें ओनोमोटोपोइया में कंसिस्ट का मतलब होता है समाहित होना, किसी चीज का सम्मिलित होना। एन ओनोमोटोपोइया कंसिस्ट इन यूजिंग अ वर्ड सिमिलर टू द साउंड, यानी कि इसमें क्या होता है, साउंड को बताने वाले वर्ड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है किसी पशु पक्षी जीव जंतु की आवाज को बताया जाता है। देखो हिंदी में लिखा, ध्वनि अलंकार में जानवरों पक्षियों या प्राकृतिक वस्तुओं की ध्वनि के अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, आई हेयर द हमिंग ऑफ बीच। मैं सुनता हूँ हमिंग ऑफ बीच। तो सुनने से कोई मतलब नहीं है, सुनना कोई साउंड थोड़ी है, सुनना तो एक वर्ब है, प्रोसेस है। आई हेयर द हमिंग ऑफ बीज, क्या है यहाँ पर, कौन सी चीज़ बता रही है कि यहाँ ओनोमोटोपोइया होगी, हमिंग ऑफ बीज, भिन्न भिन्नाहट। मैं मक्खियों की भिन्न भिन्नाहट को सुनता, तो हमिंग आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ओनोमोटोपोइया। नेक्स्ट, आई जस्ट हेयर, मैं अभी अभी सुना, क्या, द म्यू ऑफ कैट। आई जस्ट हर्ड कर सकते हैं हम इसको, आई जस्ट हेयर या आई जस्ट हर्ड द म्यू ऑफ कैट। मैंने अभी अभी बिल्ली की म्यू की आवाज़ सुनी, म्यू। तो अब क्या है, क्या है, ये जो कैट की म्यू की आवाज़, इसको ही बेस मान करके हम क्या कहेंगे, इसी वजह से ये ओनोमोटोपोइया। नेक्स्ट, द स्नेक हिस्सेस इन द बुश। सांप क्या करता है, झाड़ियों में हिस्स करता,
करता ना, तो इस हिस्ट की वजह से यहाँ क्या हो गई। तो एक सॉन्ग आप लोगों ने सुना होगा, बताना जरा इसमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है। तुझ में रब दिखता है यारा में क्या, हाइपर बोले पक्का, हाइपर बोले। अरे बेवकूफो, मेटाफर है इसलिए क्योंकि रब दिख कहाँ रहा, तुम में, और यानी कि तुम्हारी जो तुलना है वो किससे कर दी, रब से कर दी। अगर ये मुझे सॉन्ग कंपोजर वाला मिल जाता मैं बहुत मारता से, गलत सॉन्ग लिखा। अरे किसी अच्छे इंसान, माता पिता को देख करके या किसी ऐसे व्यक्ति को देख करके कहा जाए कि तुझ में रब दिखता है तो समझ में आ रहा। अब तुम किस में रब देख रहे हो। हाँ नहीं, यहाँ पर क्या है, तुम्हारी तुलना रब से की है और कोई कंपैरिजन वर्ड नहीं दिया, वर्ड ऑफ कंपैरिजन भी तो नहीं है, तो इसलिए मेटाफर। मैं तुझ में ही रब देख रहा हूँ, तुम मुझ में देख रहे हो। सारे सॉन्ग हैं। एक और सॉन्ग था ओ हंसनी, और जाने क्या कहाँ चली, तो ये भी वो किसको उसमें पुकारा जा रहा, तो वो क्या बन जाएगा। अभी बहुत खतरनाक सॉन्ग बता दें तो नहीं बता रहे, चलो। कुकूज कुकू करती है, तो इस कुकू से आप समझ सकते हैं मेटाफर है, सॉरी ओनोमोटोपोइया है। तो कुकूज क्या करती, कुकू करती, इसलिए यहाँ पर ओनोमोटो। ग्रंट द हॉग, और जो हॉग है वो करता ग्रंट। हॉग का मतलब जानते हो, सुअर। रेंदू, तो यहाँ ग्रंट वर्ड बता रहा है। नेक्स्ट लिखा कैटल क्या करती, लॉ का मतलब समझते हो, जानवर क्या करते, जैसे जो गाय भैंस हैं वो लॉ करती हैं, उनको बोलते लॉविंग, रभाती हैं वो करती ना। अब तुम रभा के देख लेना। अगला एलिफेंट ट्रम्पेट्स, हाथी क्या करते, चिंगाड़ते हैं, ट्रम्पेट करते वो जब वो गुस्से में। आप पीकॉक स्क्रीम्स, और मोरें क्या करती हैं, स्क्रीम्स करती हैं, स्क्रीम्स चीखती हैं मोरें। हॉर्स नीजिंग करते, घोड़े क्या करते हैं, हिननाते हैं। तुम लोग कभी कभी हंसते हो, मुझे जस्ट लाफिंग लाइक अ हॉर्स, हिननाते हैं, कुछ कहते अच्छा सुरेंद्र को बड़ा मजा आ रहा था। सुरेंद्र की कोई बात नहीं, इसकी घोड़े वाली प्रवृत्ति जागृत हो गई। चलो देखिए, तो ये सारे जो वर्ड्स हमने समझे, इसके बेसिस पर हमें समझ में आया कि ओनोमोटोपोइया है। ठीक है जी, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। एंड गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शंस मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मुझे एनर्जेटिक करता है आपके लिए और भी बेहतरीन से बेहतरीन और शानदार से शानदार कंटेंट लाने के लिए। तो गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, मस्त रहें, व्यस्त रहें।